हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट वेट, इन फैक्टर, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में यार पढ़ने वाले हैं। देखो यार, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे हमने यार सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, बची है यार आपकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए यार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अलग ही अध्याय है, मतलब अलग से ही उसको यार पढ़ना होता है। उसके लिए हम लोगों को और भी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो यार स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट से, फिर एन फैक्टर क्या होता है वो निकालना सीखेंगे, फिर नॉर्मेलिटी की तरफ चलेंगे और फिर एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वो भी हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो आराम से शानदार से यार आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए। आई होप सारी चीज़ें यार आपको समझ में आ रही होंगी एंड आगे भी ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ना। बहुत सारे यार क्वेश्चंस मैं लेता हूँ अपने इलस्ट्रेशंस अपने वीडियोस में, राइट। तो वो आप सारे के सारे देखते हुए चलोगे, उनको यार बार बार करते हुए चलो तो बहुत सही से आपकी प्रिपरेशन होती चलेगी। ऑलराइट, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले तो यार यही सीखते हैं कि यार इक्विवेलेंट वेट होता क्या है ना। तो बच्चे, ये इक्विवेलेंट वेट की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रही है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अब इसका मैं फील आपको दिलाऊंगा, है ना। उसके बाद तो एकदम ये मक्खन हो जाएगी कि यार बहुत आसान हो जाएगी। देखना अभी, देखो क्या बोल रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द वेट विच कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ O2 एंड 35.5 है ये, है ना, 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। अच्छा भैया, इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, जो कंबाइन करता है या डिस्प्लेस करता है 1 ग्राम H2 को, 8 ग्राम O2 को, या फिर 35.5 ग्राम Cl2 को, वो उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ये तो भैया प्रॉपर आपकी डेफिनेशन हो गई, है ना। कोई भी अगर आपसे पूछे कि यार डेफिनेशन क्या है, तो ये लिखाना एकदम करेक्ट होएगा वो, राइट। लेकिन अब इसकी फील लीजिए आप, है ना। आपको 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा, उससे शानदार तरीके से आपको फील आ जाएगी यार इसकी, है ना। उसके बाद निकालते कैसे हैं वो एक अलग ही चीज है, वो हम अभी आगे सीखेंगे, है ना। देखो, जैसे सपोज करो आपका मैग्नीशियम आया, आपका O2 आया, एंड दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म MgO। सपोज करो रिएक्शन बैलेंस कर ली, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अगर मैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखूं और स्टोशियोमेट्री के हिसाब से चलूं, तो यार इसके 2 मोल लग रहे हैं, इसके 1 मोल लग रहे हैं, करेक्ट। मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 ग्राम, राइट। तो 1 मोल का मास मैग्नीशियम के अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो उसका मास कितना रहता है, 24 ग्राम रहता है। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया इसका, 48 ग्राम मैग्नीशियम का कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, करेक्ट। तो देखो, अगर आपका 32 ग्राम है ऑक्सीजन का, तो उसके लिए आपको कितना मैग्नीशियम चाहिए। देखो ना यार, स्टोशियोमेट्री बता रही है हमें 32 ग्राम के लिए हमें उसका 48 ग्राम चाहिए मैग्नीशियम का। कितना, 48 ग्राम चाहिए किसका, मैग्नीशियम का। इक्विवेलेंट वेट में हमने अभी अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी है, विच कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ H2 और 8 ग्राम्स ऑफ O2। 8 ग्राम के लिए बात करो यार, O2 की अगर आप ले रहे हो तो 8 ग्राम के लिए बात करो। यहां पे आप 32 ग्राम्स में बता रहे हो, 48 ग्राम मैग्नीशियम है, तो 8 ग्राम O2 में आपका कितना मैग्नीशियम होएगा। यूनिटरी मेथड यार कैसे निकालेंगे, 48 अपॉन 32 इंटू 8, ऐसे तो निकालते हैं। अरे बेसिक्स है यार यूनिटरी मेथड, और तो क्या है ना। तो चलो थोड़ा बहुत काटा पीटी करो। जैसे काटा पीटी अगर मैं करूं तो देखना, मैं बड़े ध्यान से इसको किसी एक फॉर्म में लिखने वाला हूं और उस फॉर्म से ही फिर मैं आपको एन फैक्टर सिखाने वाला हूं। तो तभी बहुत ध्यान से सीखो, स्क्रीन पे देखो कि ये कर क्या रहे हैं, ऐसे पकड़ो कि यार ये किस तरीके से चल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखना चीजें अपने आप आसान लगने लगेगी, है ना। देखो, इसको काटो, जैसे 4 से कटा, है ना, मतलब 8 4 से क्या होता है, 32 होता है, करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको 2 से काटो और इसको 24 से काटो। तो मैंने क्या लिख दिया, इधर लिख दिया 24/2 ग्राम मैग्नीशियम। मैं जानबूझ के यार उसको 24/2 को 12 नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के मैंने उसे 24/2 इस फ्रैक्शन में लिखा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। क्यों, इक्विवेलेंट वेट था क्या, जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, वही तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 24/2। अरे बात समझ में अभी देखना है ना, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ये तो बेसिकली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो आपको इक्विवेलेंट वेट में इतना आसान कर दूंगा कि भैया सपनों में भी इक्विवेलेंट वेट आएगा ना, है ना, तो भी आंसर दे दोगे।
ठीक है, देखो ये आपने एग्जाम्पल 1 देखा है ना, चलो एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। सपोज करो Zn प्लस H2SO4 इज गिविंग यू ZnSO4 प्लस H2, ये है, ये रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। स्टोशियोमेट्री हमें क्या बता रही है, ध्यान से देखो, स्टोशियोमेट्री हमें क्या बता रही है, स्टोशियोमेट्री हमें बता रही है कि यार अगर इसका 1 मोल लेके आओगे तो हाइड्रोजन का कितना मोल बनेगा, H2 का 1 मोल। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, करेक्ट। अच्छा, इसका 1 मोल मतलब कितना, 65 ग्राम। जो जिंक का मोलर मास होता है वो कितना आता है, 65। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जिंक अगर इसका 1 मोल है तो उसका मास है कितना, 65 ग्राम। तो यार आज की क्लास के बाद ये याद रखिएगा कि जिंक का मोलर मास है 65। H2 ये कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ग्राम H2 के लिए आपको 65 ग्राम जिंक चाहिए, सही बात है। 2 ग्राम H2 के लिए आपको 65 ग्राम जिंक चाहिए। हमारी डेफिनेशन में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ या तो यार बनाना चाहिए या डिस्प्लेस करना चाहिए, कितना, 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन की हम बात करें तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, 65/2 ग्राम जिंक। तो यही इसका क्या कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट की बेसिक डेफिनेशन में क्या है, या तो कंबाइन करना चाहिए या डिस्प्लेस करना चाहिए 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम O2 या फिर 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। आ रही है बात समझ में, है ना। एक और चलो एग्जांपल लो, है ना, और फील लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, उसके बाद और भी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं जानबूझ के इन्हें फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूं, अभी चीज आपको क्लियर होगी कि भैया ने फ्रैक्शन में क्यों छोड़ा था, है ना। देखो एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, ठीक है। इधर 3 कर दो, इधर 2 कर दो, इधर भी 2 कर दो, रिएक्शन बैलेंस कर ली, रिएक्शन बैलेंस कर ली। इसका 2 मोल कंबाइन करता है 3 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ, करेक्ट। 2 मोल मतलब एल्यूमिनियम का जो यार मास रहता है वो कितना रहता है, 27 ग्राम, 1 मोल का 27 ग्राम। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 54 ग्राम, 54 ग्राम, ठीक है। इसका 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 × 71 ग्राम, 3 × 71 ग्राम, करेक्ट। 71 क्या रहता है, Cl2 का रहता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली हमने, ऐसे रखा। अब देखो आपका 3 × 71 ग्राम क्लोरीन के लिए आपको कितने ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए, 54 ग्राम आपको एल्यूमिनियम चाहिए, सही है या नहीं है। स्टोशियोमेट्री के हिसाब से यही तो देखा हमने। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्लोरीन अगर आप ले रहे हो तो कितना होना चाहिए, 35.5 ग्राम होना चाहिए। तो अगर आप 35.5 ग्राम क्लोरीन का लो तो आपको एल्यूमिनियम कितना लगेगा, 54/3 × 71 और ऊपर आ जाएगा 35.5 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। काटा पीटी करो, देखो इसको काटा 2 से, इसको काटा 27 से, ठीक है। तो ये क्या बैठ रहा है आपका 27/3 ग्राम एल्यूमिनियम। अब आप लोग बोलोगे भैया ऐसे 27/3 को 9 लिख लो ना, नहीं यार, मैं इसको जानबूझ के फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, जानबूझ के फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 27/3। तो अगर ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करो इस चीज को, तो पहले एग्जाम्पल में जो आपका ये मैंने गोला लिया है, मैग्नीशियम का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो मैंने मैग्नीशियम का ऊपर क्या लिखा है, मोलर मास, 24 मैग्नीशियम का क्या रहता है, मोलर मास, अपॉन नीचे क्या आया है, एक नंबर आया, इस केस में कितना आया, 2 आया। जिंक का जब मैं यार आपको इक्विवेलेंट वेट लिख रहा था तो ऊपर मैंने क्या लिखा, 65, वो क्या है, मोलर मास है जिंक का, और डिवाइड किससे करा, डिवाइड मैंने कर दिया आपके एक नंबर से अगेन। थर्ड केस में यार मैंने अगेन क्या करा है, एल्यूमिनियम का मोलर मास लिखा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक नंबर से डिवाइड किया है, यस। तो सीधी सीधी इक्विवेलेंट वेट का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो इट इज व्हाट, मोलर मास अपॉन सम कांस्टेंट या फिर अपॉन सम नंबर। तो इक्विवेलेंट वेट का आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, मोलर मास अपॉन सम नंबर, उस नंबर को ही क्या बोला जाता है, एन फैक्टर।
एन फैक्टर या फिर वैलेंस फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है भैया, मोलर मास लेना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एन फैक्टर लीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास आपका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब सीधे सीधा आप लोग बोलोगे भैया एन फैक्टर निकालना सिखा दो यार मेरे को, क्योंकि देखो मोलर मास तो आपको निकालना आता है। आज की क्लास से पहले भी तो इतना पता था कि मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है 24 है, जिंक का कितना है 65 है, एल्यूमिनियम का कितना है 27 है। आपको बस क्या सीखना है, एन फैक्टर बता दो यार कि एन फैक्टर कैसे निकालूं मैं, क्योंकि अगर एन फैक्टर आ गया मेरे पास, मोलर मास मुझे ऑलरेडी आता है, दोनों को डिवाइड करके मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल लूंगा। हो गया यार इक्विवेलेंट वेट, आ गया यार इक्विवेलेंट वेट। आ रही बात समझ में? तो अब हमको क्या सीखना है कि भैया एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। पूरा जो कंसंट्रेशन है हमारा वो अब किस पे चले जाएगा, एन फैक्टर पे चले जाएगा। तो आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, हमको कैलकुलेट करना है एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर। एन फैक्टर क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर। आप यार अगर कोई बुक करोगे यार, कोई मॉड्यूल करोगे, तो यार आपको एन फैक्टर की जगह वैलेंस फैक्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक ही बात है, वैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर एक ही बात है। अब देखो, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से एन फैक्टर निकालते हैं, है ना। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यार बात करते हैं एसिड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। देखो ध्यान से, 5 तरीके के मैं यार आपको सब्सटेंस बताने वाला हूं, एसिड, बेस, सॉल्ट, एलिमेंट और चार्ज। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 है, अगर आपने उसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगा दिया एसिड और बेस में, तो आगे के बाकी सारे के तो मक्खन है यार, है ना। तो पूरा ध्यान यहां लगाइए कि यार अगर आपको एसिड दे रखा हो कोई, तो आप उसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो एसिड्स का एन फैक्टर क्या होता है। एसिड्स का एन फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन, कितने H प्लस आयंस एसिड देता है, या फिर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस टेकन। ये होता है आपका एसिड का एन फैक्टर। देखो यार एसिड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एसिड को हम डिफाइन करते हैं ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस रिलीज करता है, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन लेता है। तो कितने H प्लस वो दे रहा है या फिर कितने OH माइनस वो ले रहा है, इसलिए वो ही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। और यही इसकी क्या कहलाती है, एसिड्स की क्या डिफाइन होती है, बेसिसिटी। एसिड्स की क्या डिफाइन होती है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होती है, बेसिकली कितने वो H प्लस आयन दे रहा है, तो वही उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है, और वही उसका क्या है, एन फैक्टर है। जैसे देखो एग्जाम्पल से और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे हम बात करते हैं आपके HCl की, तो यहां पे यार H आपका HCl कितने H प्लस दे सकता है, एक ही तो H प्लस दे सकता है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे हम बात करें आपके H2SO4 की, तो कितने आपके H प्लस दे सकता है, ये कितने दे सकता है, 2 दे सकता है, तो आपका 2 हो गया यार ये। जैसे हम बात करें आपके HNO3 की, तो कितने H प्लस दे सकता है, 1 दे सकता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे हम बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, इसकी बात करें तो एन फैक्टर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। ये वाला हाइड्रोजन आपका निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन निकलता है। देखो अब इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ में आया कि यार जितने H प्लस होते हैं, जरूरी नहीं है कि यार उतने ही जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि उतने ही आपके H प्लस की तरह निकले। हमको चेक करना पड़ेगा कि यार कितने निकलेंगे। जैसे देखो अभी आपको एक स्पेशल केसेस सिखाता हूं। जैसे देखो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, H3PO4, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर उसका होता है 3। क्यों, क्योंकि 3 H प्लस आयंस रिलीज होते हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं H3PO3 की, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर भैया इसका 2 होता है। हाइड्रोजन आपको 3 दिख रहे हैं, लेकिन आपका एन फैक्टर कितना है, 2 है। क्यों है, अभी समझाता हूं यार, अभी समझाऊंगा आप लोगों को। ऐसे ही H3PO2, इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। पहली बात तो यार आपको ये ध्यान रखनी है चीज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों है यार, तो इनका जो रीजन होता है, रीजन होता है इनका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। आपको मैं इनका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, जैसे तीनों का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो जैसे हम बात करें पहले H3PO4, H3PO3 और H3PO2।
ठीक है, देखो तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, P डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा, OH इधर OH और इधर OH, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो देखो आपके वो ही हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना है यार मेरी बात, वो ही हाइड्रोजन एज H प्लस निकल सकते हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे। तो देखो क्या ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, तो क्या ये H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ। क्या ये वाला भी निकल सकता है, हाँ। क्या ये वाला भी निकल सकता है, हाँ। तो इसलिए यहां पे कितने H प्लस आयन्स निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, इसलिए इसका n फैक्टर कितना है, इसलिए इसका n फैक्टर कितना है, 3 है। लेकिन उधर ही अगर आप H3PO3 की आप स्ट्रक्चर देखो तो इट इज P डबल बॉन्ड O, OH इधर OH और इधर H, तो कितने हाइड्रोजन आपके ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, क्योंकि वो ही निकल सकते हैं एज H प्लस की तरह, तो है ना। तो देखो ये वाला निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है H प्लस की तरह, ये वाला निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, ये वाला नहीं निकल सकता है। तो आपके कितने हाइड्रोजन एज H प्लस निकल सकते हैं, केवल 2, तो इसलिए ही इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। इसका n फैक्टर कितना है, 2 है। ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाले का आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, इधर OH इधर H और इधर H। ठीक है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है ये ही निकल सकता है H प्लस, ये और ये नहीं निकल सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही H प्लस निकला जा रहा है, इसलिए ही आपका इसका n फैक्टर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये जो फास्फोरस के यार मैंने एसिड्स लिखे हैं 3, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके n फैक्टर आपको ध्यान रखना है, याद करने का मैं तरीका बता देता हूं। H3PO4, देखो केवल ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं केवल और केवल फास्फोरस के एसिड्स के लिए वैलिड है, सब में मत लगा देना, सब में लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। केवल और केवल फास्फोरस के एसिड्स के लिए है। देखो H3PO4, यहां पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4, तो n फैक्टर कितना है, 3, मतलब 1 कम। यहां पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, कितने हैं, 3, तो n फैक्टर कितना, 1 कम, 2। यहां पे ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, n फैक्टर कितना, 1 कम। केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, फास्फोरस के एसिड्स के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। ठीक है, और रीजन भी यार मैंने समझा दिया आप लोगों को कि इनका क्यों है ऐसा बिहेवियर। ठीक है, अच्छा एक और स्पेशल केस, एक और स्पेशल केस क्या है आपका, जैसे H3BO3, इसको क्या बोला जाता है, बोरिक एसिड। इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना रहता है, इसका n फैक्टर रहता है 1 रहता है। अब जैसे आपको देखो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या बोल देंगे, यार इसका n फैक्टर 3 है, लेकिन 3 नहीं है इसका n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना है, 1 है। क्यों है, तो देखिए H3BO3, इसको कई बार यार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, BOH होल थ्राइस भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बैठ रहा है, H 3 बैठ रहे हैं, B है और O 3 है, H3BO3 भी ऐसे लिखा जा सकता है, BOH होल थ्राइस। अब क्या होता है, इसको आपने सपोज करो पानी में डाला, BOH होल थ्राइस को आपने पानी में डाला, करेक्ट, तो पानी में डाला तो यार पानी में कौन कौन होता है, पानी में होता है आपका H प्लस और पानी में होता है आपका OH माइनस आयन। तो BOH होल थ्राइस ने इस एक OH माइनस आयन को एक्सेप्ट कर लिया। देखो यार एसिड कौन होता है, एसिड होता है या तो जो H प्लस दे रहा हो या OH माइनस आयन ले रहा हो। तो BOH होल थ्राइस ने क्या करा, OH माइनस आयन ले लिया, तो देखो OH माइनस आयन लेगा तो ये बना देगा, देखो OH माइनस आयन लेगा तो ये बन गया, प्लस पीछे से कौन आ गया आपका H प्लस बच गया, पानी से यार OH माइनस निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया, H प्लस रह गया। तो देखो एक BOH होल थ्राइस ने, एक बोरिक एसिड ने कितने H प्लस आयन दिए हैं, एक ही तो दिया है, तभी तो n फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आई बात समझ में। और जो बोरिक एसिड है, देखो इससे पहले के जितने भी मैं एसिड्स आपको बता रहा था वो क्या थे, H प्लस डोनर थे। देखो इसने H प्लस दिया था, H3PO4 ने, सब नहीं क्या दे रहा था, जैसे HCl है H प्लस देता है, H2SO4 H प्लस देता है, सारे सारे क्या है, H प्लस डोनर हैं। लेकिन जो बोरिक एसिड है वो क्या है, OH माइनस आयन एक्सेप्टर एसिड। ये कौन है, OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है ऐसा एसिड है। H प्लस डोनर एसिड नहीं है ये, H प्लस को डोनेट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, OH माइनस को ले रहा है, पानी से OH माइनस को खींच ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज OH माइनस आयन एक्सेप्टर एसिड, और ऐसा करने पे उससे एक H प्लस बन जा रहा है, तो इसलिए ही इसका n फैक्टर क्या है, 1 है।
इसलिए इसका एन फैक्टर क्या है, 1 है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है। ये हमने एक जनरल एसिड्स की बात करी। अब देखो और इसमें क्या पॉइंट रहता है, और इसमें पॉइंट रहता है एक ये पॉइंट है, ये भी जबरदस्त पॉइंट है कि एन फैक्टर फॉर अ सब्सटेंस कैन वेरी। आपका एन फैक्टर सेम सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है। कैसे, अब देखना, आपको 3 रिएक्शन लिखवाऊंगा, उससे सारी पिक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज करो ये है H3PO4 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करता है, ये आपका बना रहा है, सपोज करो, एक सेकेंड, है ना, देखिए सपोज करो ये आपका बना रहा है NaH2PO4 प्लस H2O, ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। ये आपकी दूसरी इक्वेशन, बैलेंस करते हुए चल रहा हूं मैं, है ना। ये आपकी दूसरी इक्वेशन और ये आपकी तीसरी इक्वेशन। चलो भैया, अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस में हमें एन फैक्टर बताना है, किसका, H3PO4 का बताना है। एन फैक्टर कितना बताना है, H3PO4 का, ठीक है। देखो आओ सीखें। एन फैक्टर फॉर अ सब्सटेंस कैन वेरी, है ना। एन फैक्टर फॉर सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का एन फैक्टर अलग अलग आ सकता है। यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन एग्जाम्पल के थ्रू। कैसे, देखो यार, देखो यहां पे आपके कितने H+ आयन है, 3 है। आपके कितने H+ आयन की तरह निकल सकते हैं, 3 निकल सकते थे। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो 3 H+ वो दे सकता था, लेकिन देखो 2 वो अभी भी रख के बैठा है। प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन वो अभी भी रख के बैठा है, उसने रिलीज नहीं करे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन उसने रिलीज कर, 3 वो इनिशियली लेके आया था, 2 वो उसके पास अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उसने कितने रिलीज करे, 1 रिलीज करा है। तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है। भैया जितने वो रिलीज करेगा H+ वही तो यार उसका एन फैक्टर रहेगा। तो 3 उसके पास मैक्सिमम H+ आयंस थे, उसने यार 2 अभी भी रख रखे हैं। बोल रहा है 2 तो हम नहीं दे रहे, हमने 1 ही रिलीज करा है, तो एन फैक्टर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ऐसे ही देखो यार, आपका इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने H+ आयन है, 3 H+ आयन है। और प्रोडक्ट साइड में देखूं तो यार 1 H+ आयन इसके पास अभी भी रखा हुआ है। तो 3 आप लेके आए थे, 1 आपने अभी भी रख रखा है। इसका मतलब कितने रिलीज करे हैं आपने, कितने रिलीज करे हैं, 2 रिलीज करे हैं, 2 रिलीज करे, तो एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। थर्ड वाले केस में देखो 3 आपके पास H+ आयन थे और प्रोडक्ट साइड देखे तो अब 1 भी नहीं है यार H+, तो मतलब तीनों के तीनों रिलीज कर चुके होंगे। और जितने रिलीज करते हो वही तो क्या कहलाता है, उसका एन फैक्टर। तो ये इसका एन फैक्टर कितना है, 3 है। तो भैया एन फैक्टर फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन अ रिएक्शन, है ना। इधर आगे चाहो तो लिख दो डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। सीधा सीधा देखो, इनिशियली 3 थे यार, अब पहले वाले में 2 अभी भी लेके बैठे हो, तो मतलब एन फैक्टर कितना है, 1 है। तीसरे वाले में देखें तो इनिशियली 3 थे और लास्ट में 1 भी नहीं है, तो मतलब तीनों के तीनों रिलीज कर दिए, एन फैक्टर कितना है, 3 है। तो H3PO4 का ही अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग एन फैक्टर हो सकता है। एन फैक्टर एक ही सब्सटेंस का वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिएक्शन। अब आपके दिमाग में एक खलबली उठी होगी, आप ये बोल रहे होगे कि ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि यार रिएक्शन दे रखी है तो उसका एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है। लेकिन सपोज करो रिएक्शन नहीं दे रखी है ना, यहां पे ये पॉइंट बना लो, इफ नो रिएक्शन इज गिवन देन एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इज, कितना हो जाएगा उसका एन फैक्टर। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है तो आप लोग मैक्सिमम वाला उसका बताओगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगर देखो रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन के हिसाब से हम चलेंगे, सीधा सीधा देखेंगे कि यार कितना उसने H+ रिलीज करा है, वो एन फैक्टर हो जाएगा। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है तो हम लोग उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि H3PO4 की कितनी थी, 3 थी, 3 H+ आयंस रिलीज कर सकता था, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। अगर उसने हमको रिएक्शन नहीं दे रखी है तो, रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे ही करेंगे। आई है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुआ है, ऑल राइट।
तो एसिड्स के बारे में यार हम लोगों ने पढ़ लिया कि एसिड का हम एन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बेस। अब देखना बहुत चीजें आसान हो जाएंगी ना, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो अब देखना अब तो मक्खन है चीजें। जैसे देखो सेकंड देखते हैं हम बेस, सेकंड देखते हैं हम लोग बेस। तो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर फॉर बेस इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन, कितने यार वो OH माइनस आयन दे रहा है, और नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन। देखो यार बेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? बेस को हम डिफाइन करते हैं ऐसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन देता है या फिर H प्लस आयन लेता है। और बेस की क्या डिफाइन होती है? एसिडिटी। तो एक बेस कितने OH माइनस आयन दे रहा है या कितने H प्लस आयन ले रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? एन फैक्टर कहलाता है, और वही उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी कहलाती है। करेक्ट। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो NaOH कितने OH माइनस आयन दे सकता है? एक। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। जैसे MgOH होल ट्वाइस कितने एन फैक्टर दे सकता है? 2। मतलब कितने OH माइनस आयन दे सकता है? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। जैसे हम बात करें आपका AlOH होल थ्राइस, तो कितने आपके वो दे सकता है? OH माइनस दे सकता है, तो 3 दे सकता है। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH माइनस आयन दे सकता है? 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। आ रही है बात समझ में? अब अगेन एन फैक्टर सेम सब्सटेंस का वेरी कर सकता है, एन फैक्टर सेम सब्सटेंस का वेरी भी कर सकता है ना। देखो क्वेश्चन करा देता हूं आपको, उस पर एग्जाम्पल करवा देता हूं। जैसे देखो ये पहली इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस HCl लिया, और ये बना रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और एक में लिया मैंने अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl, ये बना रहा है CaCl2 प्लस 2H2O। आपको एन फैक्टर जो निकालना है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। एन फैक्टर जो निकालना है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। निकालो यार, सोचो कैसे निकालोगे? एन फैक्टर बेसिस का कितना होता है? जितने वो OH माइनस आयन दे रहे हैं उतना एन फैक्टर हो जाएगा उनका। अब रिएक्शन दे रखी है हमको, तो देखो यहां पे कितने OH माइनस आयन है? उसके पास 2 हैं। प्रोडक्ट में उसके पास कितने हैं? एक अभी भी रख रखा है यार उसने। 2 आप इनिशियली लेके आए थे, एक आपने अभी भी रख रखा है। इसका मतलब रिलीज कितना करा है? एक ही तो करा है। अरे यार दो आप इनिशियली लेके आए थे, एक आपने रिलीज कर दिया है ना, और एक आपके पास अभी भी पड़ा है। तो रिलीज कितना? एक ही तो किया, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया ना। यहां पे आपके पास 2 OH माइनस आयन थे, और अब आपके पास देखो OH माइनस आयन एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या कर दिया? दोनों के दोनों रिलीज कर दिए। मतलब एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तो रिएक्शन अगर चेंज होएगी तो एन फैक्टर सेम सब्सटेंस का चेंज हो सकता है। लेकिन अगेन अगर इफ नो रिएक्शन इज गिवन, देन एन फैक्टर फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि उसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। रिएक्शन नहीं दे रखा तो यार बिंदास आप लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। लेकिन रिएक्शन दे रखी है तो यार उसके हिसाब से हम चलेंगे कि यार उसने कितने H प्लस आयन या फिर बेस के केस में कितने OH माइनस आयन उसने रिलीज करे हैं, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। आई है बात समझ में? एसिड का समझ में आ गया? बिल्कुल भैया। बेस का समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब तो देखो बहुत आसान चीजें हैं। देखो थर्ड कौन है? थर्ड है अगर आपको सॉल्ट दे रखा हो तो हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। आप क्या करो, कोई सा भी जो सॉल्ट दे रखा है, या तो यार उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या फिर यार उसका टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो, है ना। देखो दोनों बराबर आएगा, क्योंकि यार सॉल्ट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्ट जो रहता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ओवरऑल। तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज आने वाला है।
है ना। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से या तो यार पॉजिटिव चार्ज निकाल लेना या फिर आप नेगेटिव चार्ज निकाल लेना, दोनों बराबर आएंगे और दोनों बराबर आएंगे और वही उनका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखो आपको एग्जांपल कराता हूं, जैसे सपोज करो आपका NaCl है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na पे कितना रहता है +1, क्लोरीन पे कितना रहता है -1, आएगा ही -1, क्योंकि टोटल +1 और -1 दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। एन फैक्टर कितना है 1। या तो टोटल पॉजिटिव बता दो या टोटल नेगेटिव बता दो, मैग्नीट्यूड बताना है, साइन से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। जैसे और देखो MgCl2, मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट करता है +2 में, क्लोरीन किस में करता है -1 में, लेकिन ऐसे कितने एटम्स हैं उसके, 2 हैं भैया, तो -1 × 2, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -2, टोटल पॉजिटिव कितना है +2, तो एन फैक्टर कितना है 2। आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो या टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही देखो जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम किस में एग्जिस्ट करता है +3 में, क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है -1 में, लेकिन भैया ऐसे कितने एटम है, 3 एटम है, तो -1 × 3 करोगे तो इट इज -3 ने, टोटल नेगेटिव चार्ज इज -3, सिमिलरली टोटल पॉजिटिव चार्ज इज +3, एन फैक्टर कितना हो गया 3। टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज सेम आना ही है, हमेशा आएगा, ठीक है। और देखो इसका निकालो, चलो Al2SO4 होल थ्राइस, इसका निकालो एन फैक्टर। टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, एल्यूमिनियम किस में एग्जिस्ट करता है +3 में, लेकिन ऐसे कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो +3 × 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +6 हो गया। सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है, SO4 2 माइनस में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे है -2, लेकिन ऐसे कितने आपके आयंस हैं, 3 आयंस हैं, तो -2 × 3 विच इज व्हाट -6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है +6, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -6, एन फैक्टर कितना हो गया 6 हो गया। अरे बात समझ में। ऐसे ही अब जरा इसका निकालो, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, चलो भैया 24H2O, चलो इसका निकालिए इसका एन फैक्टर निकालिए। कैसे करोगे, सोचो 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 सोचो। आपको यार टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि हम लोग ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इन केस ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसको क्रॉस मार दिया, वहां पे तो देखना ही नहीं है, अब देखो K2SO4 पोटेशियम किस में एग्जिस्ट करता है +1 में करता है। ऐसे कितने आपके पोटेशियम हैं, 2 हैं, तो कि इधर से चार्ज कितना आ रहा है +1 × 2 कितना आ रहा है +2। पहले मैं पॉजिटिव चार्ज निकाल रहा हूं, फिर मैं नेगेटिव चार्ज भी आपको निकाल के बता दूंगा, मुझे पता है दोनों सेम ही आने हैं। पोटेशियम किस में करता था +1, ऐसे कितने एटम्स हैं 2, तो +2 हो गया आपका यहाँ से टोटल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एल्यूमिनियम किस में करता है +3 में, ऐसे कितने एटम्स हैं 2, तो +2 × 3 यहाँ पे कितना आ गया +6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मुझे कितना दिख रहा है +8 दिख रहा है, ठीक है। तो इन फैक्टर में यहाँ से सीधा 8 भी बोल सकता था, लेकिन मैं आपको नेगेटिव चार्ज भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखो सल्फेट है, एक ही आयन है सल्फेट का, बिल्कुल, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है -2। सल्फेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसका -2, लेकिन कितने एटम्स हैं, ऐसे यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 × 3, यहाँ पे आ गया -6 और यहाँ पे आ गया आपका -2, तो आपका टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया -8। बराबर आना ही था, +8 और -8 दोनों को न्यूट्रलाइज कर रही हैं चीजें, तो एन फैक्टर सिंपली आपका कितना हो गया 8 हो गया। आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो चीज कैलकुलेट करो। आप बोलते हो कि नहीं यार मैं पॉजिटिव चार्ज फटाफट से निकाल लेता हूं, तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लो यार। आप बोलते हो कि नहीं यार मैं नेगेटिव चार्ज निकाल सकता हूं आसान से, तो नेगेटिव चार्ज निकाल दो, दोनों बराबर ही आते हैं सॉल्ट के केस में, बिकॉज सॉल्ट इज व्हाट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ही क्या कहलाता है, उसका एन फैक्टर कहलाता है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। चलो और देखो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे हम बात करें, फोर्थ हम बात करें चार्ज की, बहुत ही आसान है ना। एन फैक्टर इज चार्ज का एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑन इट, चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, कितना चार्ज रहेगा उसमें, वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे देखो आपको Na+ दे रखा है, चार्ज उस पे कितना है +1 है ना, मतलब 1 है चार्ज, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है
2 प्लस 2 तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है +3 तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। क्लोरीन पे कितना चार्ज है -1 तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। -1 मत बोल देना, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से इंटरेस्टेड रहते हैं। चार्ज कितना -1 है ना, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2 तो एन फैक्टर कितना हो गया, ये क्या रहेगा एन फैक्टर। चार्ज का एन फैक्टर बहुत ही आसान, जितना भी उस पर चार्ज प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, उसका एन फैक्टर कहलाएगा। फिफ्थ और लास्ट है आपका एलिमेंट। फिफ्थ है और लास्ट है आपका एलिमेंट। एन फैक्टर एलिमेंट का क्या होता है, एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी। एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी के एलिमेंट की जो भी वैलेंसी होगी वही उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर। जैसे देखो सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 तो एन फैक्टर उसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम की कितनी होती है 2 तो एन फैक्टर 2। एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 तो एन फैक्टर 3। ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी 2 तो एन फैक्टर 2। क्लोरीन की कितनी होती है 1 तो एन फैक्टर 1। आ रही है बात समझ में, बहुत आसान है ना, सेम से ही देख पा रहे होगे, मतलब चार्ज और एलिमेंट ऑलमोस्ट से सेम से ही है। क्लियर हुई है। ये एन फैक्टर मैंने आप लोगों को 5 सब्सटेंसेस का निकालना सिखाया। अब देखो यार एन फैक्टर यहाँ पे खत्म नहीं होता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए जितना आपको एन फैक्टर चाहिए उतना यार मैंने आपको सिखा दिया। अब एन फैक्टर वापस से पिक्चर में कब आता है, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, तो वापस से पिक्चर में आता है। फिर मैं और आप लोगों को डीप में एन फैक्टर सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। आपके सारे के सारे मूल कॉन्सेप्ट के इक्वेशंस आपके इतनी नॉलेज से बड़े प्यार से बड़े आराम से बनने लगेंगे। ठीक है, तो एन फैक्टर का हमने एक अच्छा खासा आइडिया ले लिया है। क्यों सीख रहे हैं एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट के लिए। हमको पता है कि यार इक्विवेलेंट वेट था, जो इक्विवेलेंट वेट था वो क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मुझे मोलर मास तो आता था, एन फैक्टर मैंने अभी अभी सीख लिया, तो मुझे इक्विवेलेंट वेट आ गया है। जैसे देखो आपसे बोले इक्विवेलेंट वेट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2SO4 का लिख के बताओ, तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98। एन फैक्टर, अब देखो ये एसिड है तो एन फैक्टर कितना होगा, कितने H+ आयन दे रहा है, तो कितने देता है ये 2 देता है, तो ये हो गया है आपका इक्विवेलेंट वेट। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 49 आ गया, 49 आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना है हम, है ना। जैसे देखो इक्विवेलेंट वेट NaOH का, अब ये बेस है तो मोलर मास उसका लिखोगे तो 40 होता है अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितने OH माइनस एन देगा 1 देगा, तो ये आपका एन फैक्टर 1 ले लिया, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। अरे बात समझ में, तो यार हमको बस यार एन फैक्टर की नॉलेज हमको चाहिए थी। उसके बाद तो क्या है यार, इक्विवेलेंट वेट हमें आ ही गया है, मोलर मास तो हमें ऑलरेडी आता है। जैसे देखो आपको बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट बताओ NaCl का, तो आप पहले मोलर मास लिखो NaCl का, कैसे, सोडियम 23, ये 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 58.5 अपॉन क्या हो जाएगा एन फैक्टर। अब देखो ये क्या है सॉल्ट है, NaCl क्या है सॉल्ट है, तो इधर +1 तो इधर -1, एन फैक्टर कितना है उसका 1 है ना, तो ये 1 आ गया। तो ऐसे करके यार आपको चीजें निकालनी है, इक्विवेलेंट वेट ऐसे करके निकालना है। आइए बात समझ में, तो एन फैक्टर एक बार हम सीख गए हैं, उसके बाद मोलर मास हमें ऑलरेडी आता था, तो इक्विवेलेंट वेट भी हमें आ चुका है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन क्या होता है, कोई सी भी हम नई चीज सीखते हैं तो इनिशियली यार हो सकता है कि हमको टफ लगे, है ना, लेकिन उसके बाद वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं, मैंने एक टॉपिक लिख रखा था, हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। मैं क्या करता हूँ यार, बीच बीच में एक्स्ट्रा स्लाइड्स डाल देता हूँ ताकि यार आप हमारे जो टॉपिक हैं वो इधर उधर ना हो, है ना। तो मैंने ये बीच में ऐसे स्लाइड्स डाल दी थी, उसके बाद हम लोग पूरा एन फैक्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमको इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंसेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंसेस हमें पढ़ना है। एक तरीके से ट्रिक टाइप में आपको बताने वाला हूं कि यार इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का आप और कैसे निकाल सकते हो, और कैसे निकाल सकते हो। देखो पहली बात तो ये कि यार इन इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का और इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का आप लोग ध्यान रखिए। इसका कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होता है 8 होता है, इसका कितना होता है 35.5 होता है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो यार, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। जैसे देखो मैं ऑक्सीजन का निकाल के बताऊं आपको, इक्विवेलेंट वेट अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूं तो क्या होएगा, मोलर मास ऑक्सीजन 16 हो गया, O2 नहीं है ये, केवल O है, केवल O है, तो 16 हो गया अपॉन इसकी एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, एलिमेंट स्टेट है तो क्या हो जाएगा वैलेंसी हो जाएगी, कितनी 2, 8 आ गया।
करेक्ट। ऐसे ही आप निकाल सकते हो ना, तो इनका एन फैक्टर आप लोग ध्यान रखिए, इनका एन फैक्टर आप लोग ध्यान ही रखो। अब देखो, आपको सपोज करो इक्विवेलेंट वेट पूछा है किसका, H2O का, इक्विवेलेंट वेट पूछा है आपको H2O का। इस कॉन्सेप्ट में मैं भी आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, पहले ध्यान से समझो उसे। तो कभी भी आपको इक्विवेलेंट वेट पूछा है H2O का, तो इक्विवेलेंट वेट में हम क्या कर सकते हैं, उसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O को मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकता हूं। क्या करो, इंडिविजुअली तोड़ दीजिए। अब देखो यहां पे आपके दो एटम थे हाइड्रोजन के, तो क्या मैं इसे 2 से यहां पे मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर इज नहीं। मोलर मास जब निकालते थे तब हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इक्विवेलेंट के केस में हमें कितने एटम प्रेजेंट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़े। यहाँ पे 1000 एटम होते हैं यार हाइड्रोजन के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इंडिविजुअली तोड़ देता इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का। करेक्ट। तो आपको एटम्स से कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। तो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट पानी का कितना आ गया 9 आ गया, 9 ग्राम। अरे बात समझ में। तो ऐसे आप लोगों को तोड़ना है, ऐसे आप लोगों को तोड़ना है। जैसे देखो, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है Na2SO4 से, तो इसको तोड़ दो आप इक्विवेलेंट वेट Na प्लस का। देखो ना यार, जो आपका Na2SO4 है, ये आपका कैसे बनेगा, Na प्लस से और SO4 2 माइनस से। तो मैंने तोड़ दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे सोडियम 2 थे, तो क्या मैंने 2 आयंस लिए हैं सोडियम के, नहीं, कितने एटम्स प्रेजेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखो सल्फेट एक था, यहाँ पे मैंने सिंपली सल्फेट ही ले लिया। अब देखो क्या ये चार्जेस दिख रहे हैं आपको, क्या चार्जेस दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस आप बता सकते हो कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना 23, एन फैक्टर कितना, जितना चार्ज दिख रहा है 1 चार्ज दिख रहा है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ सल्फेट, मोलर मास ऑफ सल्फेट कितना आता है 96 आएगा, अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है जो भी चार्ज दिख रहा है आपको, ये रहा। तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4। मतलब आपको यार इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ना आना चाहिए इक्विवेलेंट वेट को, और कितने एटम्स उसके प्रेजेंट है इससे कुछ फर्क नहीं पड़े, इक्विवेलेंट वेट निकालते वक्त कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इससे। आई है बात समझ में। अब इस पे और क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा देखना भी कंफर्टेबल हो जाओगे, देखना अभी। देखो ये क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं चीजें, चलो करो ये, चलो साथ में करते हैं ना ये वाला। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज 20, फाइंड इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है भैया, देखो क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के ऑक्साइड का क्या दे रखा है हमें 20 दे रखा है। ठीक है, क्या मैं इक्विवेलेंट वेट तोड़ना सीखो यार, यही तो चीज सीखनी है हमें इन क्वेश्चन से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मेटल ऑक्साइड किस किस से बना होगा यार, मेटल से बना होगा और ऑक्सीजन से बना होगा, राइट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ले लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन ले लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 20, मेरे को इक्विवेलेंट वेट मेटल का मेरे से पूछा है, ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है 8 होता है भैया, फिक्स है, ये फिक्स है। तो इक्विवेलेंट वेट सीधा सीधा मेटल का कितना आ गया 20 - 8 विच इज व्हाट 12। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इतना आसान है यार, ये इतना आसान है, क्लियर हो रही है चीजें। तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मेटल ऑक्साइड का दे रखा था इक्विवेलेंट, तोड़ दो मेटल में और ऑक्साइड में अलग अलग तोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, बस उसके बाद आपको ऑक्सीजन का तो पता है 8 है, इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का 20 दे रखा था, मेटल का आ गया, करेक्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, वीडियो पॉज करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा ध्यान से, आप लोग देखिएगा कि यार आप लोग कर पा रहे हो या नहीं, और अगर नहीं हो रहे हैं सवाल तो फिर मैं जब सॉल्व करूं तो उसे चेक करना कि यार कहां पे गलती हो रही है। ठीक है, चलो ये रहा, बोल रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 12, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट या फिर मास, केमिस्ट्री में मास वेट एक ही बात है, ऑफ इट्स ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट और फॉस्फेट। ठीक है, हमें पता है यार जो SO4 2 माइनस आयन होता है ये क्या होता है, सल्फेट होता है। नहीं पता है अगर ये चीज लिख लीजिएगा आप लोग, NO3 माइनस ये क्या रहता है, नाइट्रेट रहता है, और ऐसे ही PO4 3 माइनस ये क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है, फॉस्फेट रहता है। ठीक है,
अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में, देखो सोल्यूशन करते हैं यार हम लोग। इक्विवेलेंट वेट मेटल का आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, बहुत सही। आपको पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स मेटल ऑफ इट्स ऑक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड का बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट मेटल के ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तोड़ दो यार इंडिविजुअली, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो यार अभी अभी हम करते हुए भी आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना है, 8 होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना आ गया, 20 आ गया। ये चीज तो आ गई समझ में, ये चीज आ गई समझ में। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का सल्फेट, तो इसको क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट मेटल सल्फेट। तो क्या हो जाएगा ये, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, यही तो है, बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 12, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट मुझे निकालना आना चाहिए। तो देखो सल्फेट का फॉर्मूला है SO4 2-। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो सल्फेट का मोलर मास निकालो, कितना आएगा, 96 आएगा, अपॉन एन फैक्टर। तो सल्फेट एक चार्ज है, एन फैक्टर क्या होता है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2, तो ये हो गया 2। अब यार सॉल्विंग कर लेना आप लोग, है ना, इसकी सॉल्विंग कर लीजिएगा। आप फटाक से नाइट्रेट और फॉस्फेट का जल्दी से निकाल दो यार, वीडियो पॉज करो और जल्दी से निकाल के बताओ कैसा आएगा। जैसे देखो इक्विवेलेंट वेट किसका, मेटल के नाइट्रेट का, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट। तो मेटल का तो कितना है, 12 है, नाइट्रेट का कितना है, देखो नाइट्रेट का मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालोगे तो देखो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 48, तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो 62 अपॉन एन फैक्टर, देखो चार्ज कितना है, 1 ही है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। इक्विवेलेंट वेट मेटल के फॉस्फेट का इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट, यही तो है, ऐसे ही तो तोड़ते हुए आ रहे हैं। मेटल का तो भैया 12 दे रखा था, फॉस्फेट का कैसे निकालूंगा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास उसका जब निकालने जाओगे तो दिस वुड कम आउट टू बी 95। देखो फास्फोरस का कितना रहता है, 31, ऑक्सीजन 4 है यार, तो उसका हो जाएगा 64, 16 इंटू 4 64, तो ये कितना आएगा, 95। तो ये आ गया 95 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर आप सीधा सीधा देखो तो चार्ज कितना है, 3 है, तो 3 तो ये आ गया इक्विवेलेंट वेट मेटल फॉस्फेट का। तो कुछ नहीं यार, इंडिविजुअली तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यार, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, अब अगर ऐसा सवाल आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप ऐसा सवाल अब आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो अब ये करो, ये करिए क्वेश्चन है ना, अब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भैया, है ना, ताकि यार डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग हमारे वीडियोस के थ्रू ही कवर कर लें, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोग वैरायटी के क्वेश्चंस करे जा रहे हैं। चलो बोलो, करो इसे सॉल्व करो। क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल इज 27 एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट इज n फैक्टर, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। अच्छा भैया, हमें पता है इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 9। मोलर मास मतलब बेसिकली क्या, एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखो हमको कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, 27 अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर यहां से कैलकुलेट करूं तो एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया, बहुत सही। एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। अब तो हो गया सवाल, मतलब कोई सा भी जो आपका मेटल है ना, उसका एन फैक्टर 3 है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, m+3 में एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। अगर आपको उसके क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl-1 में। अब फॉर्मूला कैसे बनते हुए आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से, इसको ले जाओ यहां पे, इसको ले जाओ यहां पे, तो ये क्या बनाएगा, MCl3 बनाएगा। ऐसे ही m क्या है, +3। ऑक्साइड बोलो तो O2-। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा M2O3, ये फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अगर नाइट्राइड है तो M+3
N3 माइनस, नाइट्राइट इज N3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा M3N3। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं हमेशा फॉर्मूले इसको, तो इट इज Mn इंटू नहीं यार फॉर्मूला है Mn, क्या हो गया Mn आ गया, है ना। ये तीन तीन क्या हो जाएंगे, बेसिकली कैंसिल हो जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्मूला में हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये क्या आ गया Mn, और ऑक्साइड का क्या आ गया M2O3 और इसका क्या आ गया MCl3। तो ऐसे टाइप के भी यार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो अब भैया आ गई नॉर्मेलिटी। देखो अब आपको नॉर्मेलिटी आ गई है समझ में, नॉर्मेलिटी आपको समझ में आ गई है भैया, है ना, हो गया है नॉर्मेलिटी का। हमने इतने हथियार ले लिए हैं कि अब यार नॉर्मेलिटी आपके लिए बहुत आसान हो गई है। कैसे? नॉर्मेलिटी को पहले तो देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अच्छा वही अगर यार ml में होगी तो ऊपर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो सारी चीजें सेम है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ये आपको भी नहीं आते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं ये आपको निकालने अभी नहीं आते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं गिवन वेट जो क्वेश्चन में दे रखा होगा अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यस, इक्विवेलेंट वेट तो आता है ना, इक्विवेलेंट वेट तो सीखते हुए हैं बिल्कुल। गिवन वेट क्वेश्चन में दे रखा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ध्यान से अगर आप लोग समझो इसे तो देखो, मैंने जब आपको एन फैक्टर सिखाया तो क्या आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आ गया है तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट भी आ गए, क्योंकि यार गिवन वेट तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, वॉल्यूम दे रखी होगी तो नॉर्मेलिटी आ गई। तो भैया कौन रोक रहा था हमें नॉर्मेलिटी पढ़ने से, हमें एन फैक्टर रोक रहा था नॉर्मेलिटी पढ़ने से। एक बार हमें एन फैक्टर आ गया तो हमें इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट आ गया तो नॉर्मेलिटी आ गई। करेक्ट? तो सारा जो हीरो है इस वीडियो का वो कौन है, एन फैक्टर। एक बार एन फैक्टर आ गया समझ में तो भैया पूरी हमको ग्रिप हो गई सारी चीजों। देखो सीधी सीधी यार एनालॉजी रहती है नॉर्मेलिटी की मोलारिटी से। देखो मोलारिटी में न्यूमरेटर में क्या आते थे, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, यहां पे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। आप वहां पे मोल्स कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां पे आप ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आ रही है बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है? ऑलराइट, चलो अब देखो आपका यार कुछ रिलेशन होता है आपके नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में। आपकी जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। ये कुछ यार रिलेशन है जो मैं, दो रिलेशन है बेसिकली डब्बों में मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। एक तो ये रिलेशन है क्या, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और आपके जो ग्राम इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये दो रिलेशन है आपके, ये दो रिलेशन है आपके, ठीक है, ये दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन हमें ध्यान रखने हैं। जो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच में क्या रिलेशन है, नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, आइए बात समझ में। अब देखो, अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, क्वेश्चन करवाता हूं। चलो क्वेश्चन करो, करिए, बहुत आसान है। ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूं, आप लोग मोलारिटी निकाल लो इसकी। मोलारिटी से कंफर्टेबल हो या नहीं हो, बिल्कुल हो, मोलारिटी निकाल दो इसकी। मैं मोलारिटी को जैसे ही एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे पास नॉर्मेलिटी आ जाती है। तो सिंपली आप क्या करो, बस मोलारिटी निकाल के दे दो मेरे को इसकी। कैसे निकालोगे मोलारिटी, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन करता हूं। देखो 4.9 ग्राम दे रखा है H2SO4 का इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करो, पहले इससे मोल्स निकाल लो, H2SO4 मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो 98 है, मोलर मास तो 98 है, ये कितना आ जाएगा आपका 1/20 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, काटा पीटी करो, ये 4 से गया, ये 5 से गया, तो मोलारिटी कितनी आ रही है 1/5। मोलारिटी पूछी है क्या आपसे? नहीं। क्या पूछा है? नॉर्मेलिटी। अब तो भैया आता है नॉर्मेलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मोलारिटी कितनी है 1/5। H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? एसिड है, कितने H प्लस दे सकता है? 2 दे सकता है, इनटू 2। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2/5। आइए बात समझ में, ऐसे करके निकालना है। अब चलो करो यार सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और सेकंड क्वेश्चन करो। मोलारिटी निकाल दो, फिर कुछ नहीं, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल देना। ठीक है, करो यार। कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, इसकी आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा? कैल्शियम का 40 और OH का, ऑक्सीजन का 16 और H का 1, 17 इंटू 2 34, और 40 और 34 74 ही आएगा। ठीक है ना? आप लोग चाहो तो यार ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो यार, करके दिखा दो ना, घबरा गए होंगे अभी कुछ बच्चे, क्या हो गया भैया? तो देखो ये कितना है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये तो 17 हो गया। तो 17 इंटू 2 है ना ऐसे OH, तो कितना आ जाएगा आपका 74 आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1/10। तो आपकी मोलारिटी कितनी आ गई? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 100 ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मोलारिटी कितनी आ रही है? 1 आ रही है, कैंसिल आउट हो गई सारी चीजें। तो सीधा सीधा नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इज 1, एन फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यार, एन फैक्टर कितना? 2, तो कितना? नॉर्मेलिटी कितनी? 2 आ गई। करेक्ट। तो अगर नॉर्मेलिटी पूछे तो हमेशा मोलारिटी निकाल लो, इंटू 2 कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये चीज सही है, ये चीज सही है। चलो चलो, ये चीज क्लियर हो गई है। अब यार हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये जबरदस्त लॉ है यार, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको ध्यान से अच्छे से सीखना है इस लॉ को, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखो, सपोज करो यार आपकी कोई सी भी इक्वेशन है, ये कोई मैं जनरल इक्वेशन मान लेता हूं, A प्लस बी रिएक्ट्स टू फॉर्म C प्लस D। ठीक है, और ये इक्वेशन है आपकी अनबैलेंस्ड, आपने बैलेंसिंग नहीं कर रखी है, या फिर आप ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिन्हें आप बैलेंस कर ही नहीं सकते, या फिर जिनकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे आपको यार ये लॉ अप्लाई करना है ना। ये आपकी इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A is equals to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। मतलब यार आपके जितने भी रिएक्टेंट्स रहेंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? बराबर है। रिएक्शन बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड हो कुछ फर्क नहीं पड़े। आपके 1000 रिएक्टेंट हैं, आपके 1000 प्रोडक्ट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबके ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्शन में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं एक रिएक्शन में। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स and products are same in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट सारे रिएक्टेंट्स के, सारे प्रोडक्ट्स के सेम रहेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेम इन अ केमिकल रिएक्शन। 1000 रिएक्टेंट हो, 1000 प्रोडक्ट हो, सबके क्या रहने वाले? सेम रहने वाले। रिएक्शन बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं? देखो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बेसिकली 3 तरीके हैं। हम लोगों को जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा वैसी चीज हमको अप्लाई करनी है। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 तरीके मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 3 तरीके। पहला तो यार वो है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये चीज आपका यार पहला तरीका हो गया, बिल्कुल सही है यार, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक है,
दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ऐसे भी यार आप निकाल सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है, जैसे देखो जब मैं नॉर्मेलिटी आपको पढ़ा रहा था, देखो नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालने हैं तो क्या मैं नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक और तरीका क्या है? आपका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एमएल में ले लोगे तो आपका वही मिलीग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और लीटर में लोगे तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इन तीन तरीकों से आप लोग निकाल सकते हो। जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वैसा मैं अप्लाई करूंगा। सपोज करो मेरे को मोल्स दे रखे हैं तो मैं इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दूंगा। मेरे को नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखे हैं तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दूंगा। मेरे को मास दे रखा है तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं। जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। चलो क्वेश्चन करें इस पे, है ना। बस ये टॉपिक लास्ट है, और उसके बाद आपको मैं थोड़ा बहुत बताता हूं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। देखो इसे करो। चलो 2 ग्राम of a base whose equivalent weight is 40 reacts with 3 ग्राम of an acid. Find equivalent weight of acid. देखो सबसे पहले तो यार आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे लगाऊं। तो देखो एक आपको दे रखा है बेस, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। आपको यार ये दिया है कि यार कौन सा बेस है? नहीं यार। आपको ये दिया है कि यार कौन सा एसिड है? नहीं यार। तो क्या आप ये रिएक्शन पूरी लिख सकते हो? नहीं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? सॉल्ट दे देगा। हमें पता है एसिड और बेस क्या बनाते हैं? सॉल्ट, और पानी दे देगा, बस इतना लिख सकते हो। तो ये रिएक्शन बैलेंस कैसे करोगे यार? कभी भी इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाओगे आप। बैलेंस नहीं कर पाओगे तो सीधा सीधा ये हिंट है कि क्या लगाओ? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। जब भी कुछ भी नहीं दे रखा हो ना, कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, तो भैया सोच यही चलनी चाहिए कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ही लगाइए। तो देखो मुझे इतना पता है कि मैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस उसको मैं बराबर कर सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के। इसको तो मैं बराबर कर सकता हूं, है ना। इतना तो मुझे पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, सही है। अब देखो मुझे क्या दे रखा है? 2 ग्राम बेस का है, उसका इक्विवेलेंट वेट है 40। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो मतलब 2/40 अपॉन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ एन एसिड, और इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है तो 3 अपॉन इक्विवेलेंट वेट एसिड का। निकल गया। काटा पीटी करो तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का कितना आ गया? देखो 3 × 20 विच इज व्हाट? 60। आई है बात समझ में? क्लियर हुआ है? और क्वेश्चन करें? बिल्कुल करें। चलो भैया ये करो। 0.16 ग्राम of an acid required 20 ml of 0.1 normal NaOH. Find equivalent weight of acid. करो यार। ये बहुत बड़ी हिंट है यार। हमको एसिड दे रखा है, उसको यार NaOH के साथ रिएक्शन करा रखा है। क्या यार इस रिएक्शन को मैं पूरा लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। मुझे एसिड बताया ही नहीं है भैया। HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, HNO3 है, एसिडिक एसिड है क्या यार? बताया ही नहीं है। तो मुझे जरूरत भी तो नहीं है। क्या इतनी सी चीज लिखने के बाद मैं इतना लिख सकता हूं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से? इतना तो लिख सकता हूं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। मुझे उसके बाद पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यही तो मजेदार बात है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी। मुझे रिएक्शन नहीं आती, मुझे रिएक्शन नहीं लिख सकता, मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट बनना है, मुझे नहीं पता उसे कैसे बैलेंस करना है, कुछ फर्क नहीं पड़े, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लग जाता है हर जगह। अब ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के निकालने हैं आपको। कैसे निकालोगे? 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये आपसे पूछा है। ग्राम इक्विवेलेंट बेस के निकालने हैं। जैसा देश वैसा बेस। आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, आपको वॉल्यूम दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो नॉर्मेलिटी है 0.1, जो वॉल्यूम लोगे वो लीटर में लीजिएगा। ml में लेते हो तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। यहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर रहे हैं, तो आपको लीटर में लेनी पड़ेगी आपकी जो वॉल्यूम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का कितना आ गया?
ये आ जाएगा आपके पास कितना आ गया 126/2 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया 63 आ गया, 63 आ गया। तो यार ऐसे टाइप के यार आपके सवाल पूछे जाते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, ठीक है। तो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस यार आपको खूब कराई जा रही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग धुआंधार तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो यार आपको यार जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, है ना। तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ही कुछ यार स्पेशल फॉर्मुलेज होते हैं, वो मैं आपको पहले स्पेशल फॉर्मुलेज बताऊंगा और उस पे फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा अलग अलग वैरायटी के, कैसे कैसे यार आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में मिलेंगे, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस कराते जाऊंगा ताकि एक बार जो आपका जो दिमाग है वो खुल सके कि हाँ यार ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे टाइप की भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ऑलराइट। तो चलो यार आपका मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ना। अब बस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन आएगा और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करना, फिर चेक करिएगा कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भी यार बहुत अच्छी बात है। फिर सीखो कि कहां पे गलती हो रही है हमसे, कहां से हमको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो चलो यार टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मेरा नाम नितेश देवनानी यार, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे यार जरूर जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।